बहुत आपको बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहाँ पर और काफ़ी देर से यहाँ पर आए हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, वरना हम टेक्सास में ही कर लेते उस स्टेडियम में, पर अब मुश्किल है। ये जो इलेक्टोरल फंड बॉन्ड आया है उसके बाद से तो ये ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम करने की हैसियत नहीं रहेगी। और ऑडिटोरियम की जो स्थिति है वो देखकर मैं समझ गया कि क्यों फीस बढ़ानी पड़ी, क्योंकि भारत के इस श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर तो नहीं है ना यहाँ? अगर ऑडिटोरियम और इस तरह के हॉल पर्याप्त तरीके से रखरखाव के साथ ना हो, ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसके बाद भी आप वीसी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वीसी बनने के बाद ऑडिटोरियम ही बनाएं। सुनील जी के साथ आपने मेरी तुलना कर दी, पर ऐसे लोग हम लोगों से काफ़ी अलग होते हैं जो अपने कमिटमेंट को सब कुछ छोड़कर निभाते हैं। और इसीलिए हम सब के लिए कई बार हैरानी बन जाते हैं कि ऐसा कोई शख्स है जो हर तरह की प्रतिभा होने के बावजूद सब कुछ छोड़ता हुआ चला जाता है और अंत में इतना छूट जाता है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए आप जब वीडियो देख रही थी या देख रहे थे तब आपने महसूस किया होगा कि कितनी कम रिकॉर्डिंग है। जिनके सिर्फ भाषण ही भाषण है उनके सदियों तक की रिकॉर्डिंग हो गए हैं इस देश में। जिनका कोई काम नहीं है ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर कुछ काम किया, करने का प्रयास किया, उनकी रिकॉर्डिंग कितनी कम है। ये मैंने उनके बारे में नहीं, ये मीडिया के बारे में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए ये बताता भी है कि जो हमारे लोकतंत्र को लोगों के बीच रहकर सिंचित करते रहे, समृद्ध करते रहे, उन पर इस मीडिया का ध्यान कितना कम होता है। यही आगे के बातों में आप समझ पाएंगे कि दरअसल लगता ज़रूर है कि लोकतंत्र का सारा कुछ मीडिया के ज़रिए चल रहा है, पर ऐसा भी नहीं है। बहुत कुछ है जो उसके बाहर भी चल रहा है। तो 17 जनवरी 2017 को जब ट्रंप साहब निर्वाचित हुए थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, तो उन्होंने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक रैली बुला ली और काफ़ी उसके दावे हुए। और लेकिन उसके तुरंत बाद अमेरिका की प्रेस यूनियन ने, और उसमें फ़ोटो जर्नलिस्ट, कैमरा पर्सन, हर तरह के संगठन थे, उन्होंने एक पत्र लिखा राष्ट्रपति को और उसमें साफ साफ लिखा कि आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन आपकी हरकतों से लग रहा है कि आपका, वैसे वो पत्र यहाँ भी लिखा जा सकता था पर नहीं लिखा गया। तो लोगों ने पत्र लिखा कि आपकी हरकतों से लग रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेस के बीच के संबंध बड़े तनावपूर्ण होने वाले हैं। आप रिपोर्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, मानहानि की धमकी दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे जो पहले रहे हैं। तो आपको अपना ग्राउंड रूल्स बनाने का हक है, हमको भी है। ये अमेरिका का प्रेस, जिसकी कई संदर्भों में हम उसकी आलोचनात्मक समीक्षा भी करते हैं, इराक युद्ध जैसे। तो पत्रकारों ने लिखा कि हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे। अगर आप व्हाइट हाउस अपने सरकारों में हमें घुसने नहीं देंगे तो हम पूरे अमेरिका में फैल जाएंगे और वहां से स्टोरी निकालकर हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे, जवाबदेह बनाएंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। एक साल बाद ट्रंप साहब की हरकत में कोई सुधार नहीं आया। तो दी बॉस्टन ग्लोब नाम के अमेरिका का काफ़ी ऐतिहासिक अखबार है, उसके नेतृत्व में 300 से भी ज़्यादा छोटे बड़े अखबारों ने प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संपादकीय लिखे
और सबका कंटेंट अलग था। अभी भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वेस्टर्न ग्लोब अखबार के, तो आपको उस अखबार से के ये 300 एडिटोरियल्स आपको मिलेंगे, और इसमें ये ध्यान रखा गया कि इसमें जो छोटे अखबार हैं, जो लोकल अखबार हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो ये बड़ी बात थी कि 300 अखबार उस अमेरिका में एक साथ आए प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए, और उन्होंने एक दिन एक नज़रिए से संपादकीय लिखा। फिर भी कोई बदलाव दुनिया में नहीं आया। लेकिन इस जून में जब ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में छापा पड़ा और न्यूज़ कॉर्प के पत्रकार के घर छापा पड़ा, तो अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के सभी अखबारों ने अपना पहला पन्ना खाली सा छोड़ दिया। कुछ लिखा हुआ था लेकिन काले रंग से रंगा हुआ था, जिससे वो सेंसरशिप का बोध होता है। तो वहाँ का प्रेस जो है, और वो टीवी में भी हुआ, अखबारों में भी हुआ, अपनी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस को भुलाकर लोगों ने प्रेस की आज़ादी को सबसे आगे रखा। तो वहाँ का प्रेस जो है अपनी सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए और अपने आप को प्रेस बनाए रखने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी समझ थी कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो जवाबदेही पर टिकी होती है, और जवाबदेही का पता सिर्फ एक चीज़ से चलता है कि जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब सीधे सीधे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये 3 बड़ी घटनाएं उस दौर में हुई जब दुनिया के कई देशों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खत्म हो रही थीं और कॉरपोरेट अपने टेक्नोलॉजी के जरिए न्यूज़ या इंफॉर्मेशन के कारोबार को कंट्रोल कर रहा था। अब तो वो खेल कहीं और भी ज़्यादा जटिल हो गया है। लेकिन विश्वगुरु भारत क्या कर रहा था उस वक्त? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई, पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा था? तो वहां का मीडिया जो है इधर भारत का सत्ता के आगे समर्पण कर रहा था। वह सवाल विरोधी, असहमति विरोधी हो रहा था। अब आप याद कीजिए 2014 से कि क्या यहाँ की मीडिया में हो रहा था। थैंक यू। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था। अभी तक भारत की लोकतंत्र पर समय समय में खतरे आए हैं, लेकिन हमने उन खतरों को विधायिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा, कार्यपालिका के कुछ हिस्सों की हरकतों की वजह से देखा, और न्यायपालिका की हरकतों की वजह से भी देखा। क्या पता आगे देख लें। और लेकिन भारत ने कभी भी मीडिया के जरिए इसके लोकतंत्र पर हमले का स्वरूप नहीं देखा था। 1975 का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन 1975 में संस्थाएं पहले ध्वस्त हुई और उसके साथ मीडिया को ध्वस्त किया गया। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था, और जब भी यह बात उठती है तो आप 1975 से उसकी तुलना कर देते हैं, जो सही नहीं है। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और अपने जगह पे उनकी समीक्षा की जा सकती है, मगर 75 के उदाहरणों से आप 2014 के बाद की मीडिया की हरकतों को आप नहीं समझ सकते हैं। उचित ठहराना तो दूर की बात है। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की
मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते हैं। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते हैं। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। जब आप हताश होकर टीवी पर देख रहे थे कि सच्चिदानंद जैसे लेखकों, अशोक वाजपेयी जैसे लेखकों की प्रतिक्रिया पर हमले हो रहे थे और उन्हें अपराधियों के गैंग में बताकर पेश किया जा रहा था, तो आम आदमी का उस वक्त सवाल पूछने का आत्मविश्वास टूट रहा था। और यह सिर्फ दिल्ली के 4 चैनलों से नहीं हो रहा था, बल्कि ये काम देश की अलग अलग भाषाओं में चलने वाले सैकड़ों चैनलों के जरिए हो रहा था। और इस पूरे विश्लेषण में, मीडिया के विश्लेषण में, जो इस वक्त के जो सबसे बड़े अपराधी हैं, हिंदी के अखबार, उनके जरिए हो रहा था। क्योंकि सारी आलोचना एंकरों की तरफ चली जाती है, टीवी चैनलों की तरफ चली जाती है, लेकिन इस दौरान हिंदी के अखबारों ने हिंदी की जनता के साथ क्या हरकत की है, ये शर्मनाक है। उन्हें अंधेरे में, पूरे हिंदी प्रदेश को अंधेरे में धकेलने का काम इन हिंदी के अखबारों ने किया है, आपराधिक रूप से। तो इनके एडिटरों का आप नाम नहीं जानते होंगे, मगर आप इनके संपादकीय से पहचान लेंगे कि ये किससे पूछकर आजकल लिख रहे हैं। तो सत्ता से डरने वालों की तादाद भारत में बढ़ा दी गई और भारत का मीडिया इसके बीच धीरे धीरे खुद भी खत्म होने लगा। जो एक तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा था, वो भीतर भीतर खुद भी खत्म हो रहा था। और एक और चीज आई, इसका धार्मिकरण। वो धार्मिक आधार पर चीजों को बट रहा था। पहले उसने सेकुलर को सिकुलर कहा, फिर धीरे धीरे उसका सारा रंग जो है वो बदलता चला जाता है। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट के घर पर छापे पड़े तो सारे अखबारों ने मिलकर एक दिन तय किया और प्रतिरोध किया। यहां डॉक्टर प्रणय रॉय को विदेश जाने से रोक दिया गया, किसी मीडिया में कोई हरकत तक नहीं की किसी ने। कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ, निकाल दिया हिंदी वाले को। तो ये मीडिया इस स्तर पर चला आया है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप किसी भी पैमाने से आप इसे उलट पलट कर, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हालांकि वो तो ये भी पसंद नहीं करता है, लेकिन गैर बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग मान लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सवाल पूछने का मीडिया जो है वो पहला मोर्चा है। जब ये मोर्चा ध्वस्त होता है तो आम लोग निहत्थे हो जाते हैं, उनके पास कोई और औजार हथियार नहीं बचता है। उनमें पूछने का आत्मविश्वास चला जाता है, जिसके लौटने में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। कैसे चली गई? इस 5-6 साल में हर दिन लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके भी वोटर प्रदर्शन कर रहे थे। BSNL, BPCL, रेलवे की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग 90% उन्हीं को वोट देने वाले थे। लेकिन जब वो हक और सवाल को लेकर सड़कों पर आए तो एक मीडिया उनके कवरेज के लिए नहीं गया। तो नतीजा ये क्या हो रहा था कि वो अपना ही वीडियो बनाकर आपस में वायरल कर रहे थे। 1,25,000 संख्या है, एक वीडियो को भेज दिए, 25,000 हो गया तो वायरल हो गया। तो ये एक तरह से जनता का अंतर्मुखीकरण, वो इन्वॉल्व होती चली गई। पब्लिक जो है उसका सोचिए क्या ह्यूमिलिएशन है
कि संख्या विहीन जनता संख्या होते हुए भी उसकी संख्या का वैल्यू 0 हो गया। तो नंबर 0 कर दिया इस मीडिया ने कि आप 1 लाख की संख्या में भी किसानों की रैली लेकर दिल्ली आएंगे तो हम कवरेज नहीं करेंगे, जबकि वो सारे किसान उन्होंने वोट दिया सरकार को। तो सरकार के समर्थक होने के बावजूद जब वो प्रदर्शन कर नागरिक बनने के लिए आते हैं तो ये मीडिया उनके खिलाफ हो जाता है। तो इसकी पूरी कोशिश ये है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। और गरीब विरोधी हुआ, पहले काम छिप छिप के करता था मीडिया, गरीबों के विरोध में कॉरपोरेट के तर्कों की बातें रखता था, लेकिन अब आजकल खुलकर करता है, गांव का भी विरोध करता है। और यही हुआ कि जब जेएनयू में आप लोगों ने फीस वृद्धि का मामला उठाया तो मीडिया आपके खिलाफ चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर आपके सपोर्ट में खड़ा होता तो हुजूरे हिंद को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि इस वक्त देश के कई विश्वविद्यालयों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फीस को लेकर, पढ़ाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर। और इस वक्त यही वो सबसे शानदार चीज है इस देश की कि जब मीडिया लोगों के बीच में नहीं है, लोग अपने भीतर लोकतंत्र पैदा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनके बीच नहीं है। तो इसलिए मीडिया जो है जेएनयू के खिलाफ हो गया। ये जनता के लिए नहीं, जनता से लड़ रहा था। और इसकी हालत आप देखिए कि ये पहला टेस्ट था जिसमें हमारा न्यूज मीडिया फेल कर गया। क्या क्या बातें बताई गई। एक दूसरा टेस्ट था जो मीडिया के डेमोक्रेटिक होने का सबसे बड़ा मौका था कि वो दिखा सकता था कि भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहला मोर्चा है वो लड़ेगा। वो था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी। इससे बोगस कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में इसे देश भर में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन ये मीडिया कभी वो इस सवाल को वहां उठाने नहीं गया, देखने तक नहीं गया। ज्यादातर न्यूज चैनलों का आप देखेंगे तो, और बड़े हिंदी के अखबारों को देखेंगे, खासकर ये यूपी बिहार वाले अखबार जहां से 120 सीटें आती हैं, इनका प्रोजेक्ट बाद में समझ में आया कि ये अखबार अपनी जनता को किस तरह से अंधेरे में रख रहे हैं। क्रिमिनल है, माफ नहीं किया जा सकता इन अखबारों को। आप आर्काइव में जाके देखिए कि किस तरह से कवरेज हुआ है पिछले 5 साल में। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का पागलपन थोपा गया, और 2 साल तक, 2.5 साल तक यह कार्रवाई चलती रही। और अब कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये इसे फिर से कराएंगे, और अब कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। तो जो लोकतांत्रिक सवालों के साथ खड़ा रहने वाला मीडिया अगर होता तो इसके लेकर अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता, बताता। अगर इसमें कुछ संभावनाएं उसको नजर आ रही है वो भी बताता, इसमें कुछ लोगों के अपमान, लोगों की परेशानियां नजर आ रही हैं तो वो भी बताता। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये पहला मोर्चा है, ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से, पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में नई परमिट की व्यवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगूठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा, तो गांधी जी खिलाफ हो गए। और गांधी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मियां थे, वो भी खिलाफ हो गए। तो सभा हुई, इसी तरह की सभा हुई। 13,000 भारतीय थे लेकिन 3,000 लोग आए। तो हाजी हबीब ने कहा कि हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है,
हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की शपथ ले रहे हैं और इस शपथ को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब सबसे कहा गया कि आप सोच लें, विचार लें, तो सबने कहा कि हम तैयार हैं, हम ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम इस परमिट व्यवस्था को नहीं मानेंगे। और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। उस गांधी के भारत में एनआरसी और इस तरह के परमिट को लेकर क्या रवैया है, आप अपने आप से पूछिए। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। अगर वो भारत को बनाने का जो सपना, जो 1906 में एक जिद की तरह एक दो व्यक्तियों पर सवार होता है, जुनून, वो जज्बा अगर होता तो सारा देश इस बोगस आइडिया के खिलाफ आज सत्याग्रह कर रहा होता। लेकिन अखबारों ने इसको एक जायज तरीके से आप पर थोपा। आप कल्पना कीजिए कि गरीब से गरीब लोग वकीलों के यहां हलफनामा बनवा रहे होंगे अपनी पहचान और अपना सबूत देने के लिए। इस हालत पर आपको लाकर पहुंचा दिया गया जो 2014 से शुरू हुआ। अगर यह लोकतांत्रिक मीडिया होता तो इसके पहलुओं पर चर्चा करता, बात करता। किसी को नींद भी आ गई है सुनते सुनते मुझे, कोई बात नहीं। तो आप सोचिए कि कितनी भयावह बात है कि आप अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट लेकर, बाप दादों की जमीन का फोटोकॉपी लेकर आप लाइन में खड़े हैं। एक विधायक ने मुझे फोन किया कि उनके क्षेत्र के मतदाता रोज सुबह 700-800 की संख्या में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर मुस्लिम गरीब अनपढ़ औरतें हैं और वो चिट्ठियां लिखवाना चाहती हैं पहचान के तौर पर, क्योंकि उन्हें डर है कि एनआरसी आ जाएगा तो उनकी पहचान चली जाएगी, उनका मुल्क छिन जाएगा। लेकिन अब आप गांधी के भारत में नहीं हैं और ना ही आप गांधी के मानने वाले लोगों में से हैं। होते तो आप इस मुल्क के लिए खड़े होते, लोग खड़े होते इस मुल्क के लिए। कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि वो संसद में बोल गए कि हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि देश भर में गरीब से गरीब लोगों की क्या हालत होगी। और अभी भी हो रहा है कि लोग अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसीलदारों के दफ्तर में रिश्वत दे रहे हैं और बड़ी मात्रा में सिर्फ इस भय के कारण कमाई हो रही है। लेकिन मीडिया में इसका कहीं रिफ्लेक्शन नहीं है। तो क्या यह मीडिया हमारे लोकतंत्र का निगहबान है? खुद सोचिए। तो ये दो टेस्ट में भारत का मीडिया फेल हो गया कि वो लोकतांत्रिक है। फेल तो वो सुधा भारद्वाज के केस में भी हो गया था कि जब उन्होंने खुद से उनको अपराधी बताना शुरू कर दिया। क्या क्या नहीं कहा गया सुधा भारद्वाज के बारे में। मीडिया की कल्पना में यह बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। वहां भी मीडिया फेल कर गया। और जब कश्मीर में हुआ तब क्या हुआ? 100 दिनों से ज्यादा हो गए इंटरनेट बंद है। इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। कोई नहीं बोला। तो इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं और इतना डर गए हैं कि एक कवरेज से और एक लेख से हमें लगता है कि हमारा मुल्क भरभरा जाएगा। कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा यहां से। ये जमीन तो यहीं रहने वाली है, हम रहें या ना रहें। लेकिन वो मीडिया अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सका कि आप हमें अंदर तक जाने दीजिए। डल लेक पर घूमकर आकर टेलीविजन में लोग नॉर्मल बता रहे थे। तो इस बात में भी आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का, ये साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है।
ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। जिस तरह से कश्मीर को लेकर इस मीडिया ने चुप्पी किया, डर गया, उसको लगा कि आईटी सेल हमला कर देगा, लोग हमला कर देंगे, लोगों में ये ओपिनियन है। अजीब, पहले तो वो खुद ही मेजोरिटेरियनिज्म गढ़ रहा है, और जब पूछने का आता है तो अपने ही गढ़े हुए बहुसंख्यकवाद से, मेजोरिटेरियनिज्म से वो डर जाता है। तो वो खत्म हो गया, वो आपको खत्म करने चला था और खुद को खत्म हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैंने लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई, किस बात के लिए तुम देश में इतनी उग्रता, इतना आक्रोश भर रहे हो? इतना ठंडा प्यारा अच्छा सा देश है ये, इससे खूबसूरत कोई और मुल्क नहीं है। लेकिन अभी ये विश्व गुरु नहीं है। 5 साल में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी की हालत की है, उसे तो नहीं लगता कि इनका प्रोजेक्ट विश्व गुरु बनाने का है। और अब तो यह भी संसद में झूठ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो हवाई जहाज में ही सोते हैं। अगर मीडिया होता तो वो पूछता कि भाई अमेरिका में के तो होटलों के नाम हैं, फ्रांस में भी हैं, अमेरिका में 3-3 बार होटल में ठहरे, कौन से देश में ऐसी नौबत आ गई? मतलब ठीक है, हम खराब ऑडिटोरियम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे सोए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम देंगे खर्चा उनके होटल में रहने का, हम लोग देंगे। फीस नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्टफोन तो है ना, अपना बेच दीजिए, उनके होटल का खर्चा दे दीजिए। कुछ भी बोला जा रहा है, और कुछ भी बोला जा रहा है, लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बीच में अब मीडिया का फिल्टर नहीं है। सीआरपीएफ आ गई है? नहीं, कोई बात नहीं, वो जवान बाद में मुझे ही व्हाट्सएप करेंगे, सर सैलरी मिला, मेरा टॉयलेट का फोटो देख लो। तो झारखंड से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि इस तरह का टॉयलेट है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, ये सब देखिए, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। तो इस तरह से आप मीडिया के स्ट्रक्चर को देखिए कि आज जो हो रहा है, न्यूज़ 18 के एक प्रोमो में एक एंकर कह रहा है कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी। कब चुप थी भाई? तुम आज एंकर बने हो, तुम्हारा आज प्रोमो बना है, और तुम ऐसे कह दोगे प्रोमो में कि मेजॉरिटी चुप थी हिंदुस्तान की? कब चुप थी? लेकिन वो प्रोमो में कह रहा कि मेजॉरिटी अब तक चुप थी, अब बोलेगी। देखिए कितनी डरावनी बात है कि किसी देश का मीडिया अगर मेजॉरिटेरियनिज्म का ऐलान करे, डरना चाहिए दोस्तों, सोचना चाहिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। 4.5% जीडीपी के अलावा इसका कोई रिजल्ट निकल रहा है? उस मेजॉरिटी के ही लड़कों की नौकरियां जा रही हैं, लड़कियों की नौकरियां जा रही हैं, और उनके ही बच्चे जो हिंदी प्रदेश के ज्यादातर बच्चे हैं, उनको ना अच्छा स्कूल मिल रहा है, ना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, और ना अच्छा अखबार मिल रहा है। एक ही मौका था उनके पास, प्लेटफॉर्म था कि ये मीडिया हमको बताता है, कम से कम हमको स्कूल में मास्टर नहीं मिला, प्रोफेसर नहीं मिला, तो अब वो अखबार भी उसको अंधेरे में रखने का काम करता है। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए, तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज़ चैनलों में नहीं रहता है, वो खुद को जनता के विवेक में, वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता, और जिसके बगल में इस यूनिवर्सिटी में तोप रखने की वकालत करने वाला कोई रिटायर्ड फौजी भी नहीं होता है। अगर इस तरह से कॉलेजों में टैंक रख दिए जाएं
तो दुनिया भर की सेना के बैरक खाली हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपकी बैरक में बदल जाएगी और बैरक में यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ जाएगी। उन सिपाहियों की कोई हमदर्दी नहीं है, उन सिपाहियों की तकलीफ के बारे में ये मीडिया बात नहीं करता है। कभी उनके घरों में नहीं जाता कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी सैलरी के साथ क्या हो रहा है, वो मच्छर और मलेरिया से मर जा रहे हैं, उनकी बात नहीं करता है। लेकिन उनका इस्तेमाल करके एक तरह का एक मेजोरिटेरियनिज्म आप पे थोप रहा है। और इस यूनिवर्सिटी से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी को खलनायक बनाया गया। अगर आपका यकीन लोकतंत्र के बुनियाद में है तो आप एक यूनिवर्सिटी को विलन कैसे बना सकते हैं? लेकिन बनाया गया। जैसे ही जेएनयू में कुछ भी शुरू होता है, अचानक हाय तौबा मचता है। और आप सिर्फ मीडिया और जेएनयू के संबंध में देखते हैं, आपको भी ये मीडिया नहीं बताता कि ठीक उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जेएनयू के खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं। ये 2016 में भी हुआ कि दिल्ली के मॉल में, करोल बाग में और अलग अलग इलाकों में, इस तरह से मोहल्लों में एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थी। ये उस भारत में हो रहा था जिसको विश्वगुरु बनना था, और कोई ये फोटो नहीं समझ पाया और इस तरह की चीजें आप नहीं देख पाए। और ये खुलकर हुआ। दुनिया के किसी भी इतिहास में कहीं भी आप देख लीजिए कि क्या किसी यूनिवर्सिटी को इस तरह से टारगेट किया गया है मीडिया की तरफ से। सरकारें करती रही, लेकिन टेलीविजन चैनल का एंकर बैठकर इस लेजिटिमेसी के साथ क्या कभी उसने इतना हमला किया है? जितना आप लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा वो हमला कर रहा था। ब्रिटेन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं फी हाइक को लेकर, हो रहे हैं ना। तो गार्डियन अखबार ने कितना अच्छा एडिटोरियल लिखा है, यहां देख लीजिए। फीस वृद्धि के सपोर्ट में मीडिया खड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र जनता के विवेक के कोनों में बचा रहता है, वरना जेएनयू के समर्थन में इस वक्त आपको भी नहीं पता होगा कि देश के किन किन संस्थानों से छात्रों ने आपके समर्थन में बैनर लेकर खड़े हुए और आपको धन्यवाद भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जेएनयू को सरकार की शय पर विलन बनाया गया, उस जेएनयू को जनता ने वापस फिर से हीरो बना दिया है। लोकतंत्र न्यायपालिका और कार्यपालिका के कमजोर किरदार वाले लोगों के भरोसे नहीं रहता, वरना तो लोग टीवी देखकर जेएनयू में बच्चों को भेजते ही नहीं। बहुतों का एडमिशन 2016 के बाद हुआ होगा आप में से, है कि नहीं? और कितने दुख की बात है कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि इस जेएनयू के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं कि यहां के गद्दार छात्रों को गोली मारो। यह भी हो सकता है इस देश में, और तब मीडिया नहीं आया। ये उदाहरण बार बार बता रहे हैं कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। वरना डिबेट हो रही होती कि कैसे सड़क पर खड़ा होकर कुछ लोग झंडा लेकर यह नारा लगा सकते हैं कि जेएनयू के छात्रों को, गद्दारों को गोली मारो। लेकिन सबने अनदेखा कर दिया, क्योंकि एक डर है कब हमला हो जाएगा, कब कहां योजना बन रही होगी, कब सीआरपीएफ आ जाएगी। तो अपनी सुविधा से वो फ्रिंज को मेन स्ट्रीम बनाता है और मेन स्ट्रीम को फ्रिंज बनाकर छोड़ देता है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी पर हमला कोई सामान्य बात नहीं थी। ये लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां पर विरोध और असहमति की पहली पाठशाला आपको सिखाई जाती है। आप 18 साल के हो चुके होते हैं और आप बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले भी आप बोल रहे थे, उससे क्या फर्क पड़ रहा? क्या देश की गाड़ी जिस तरफ जाना था उस तरफ जाने से रुक गई? लेकिन आपको खलनायक बनाया जाता है, क्योंकि आपको खलनायक बनाने से, जेएनयू की लड़कियों के बारे में कहने से, इस समाज में कहा गया यहां की लड़कियों के बारे में, वो कहां से आई थी? वो तो हमारे गांव, घरों और कस्बों से निकल कर आई थी। और ये हमला इसीलिए था कि गांव, घरों और कस्बों की लड़कियां जेएनयू तक ना आए, इसलिए उनके चरित्र पर हमला किया गया। उन मां बाप में डर बिठाया गया कि जेएनयू जाने के बाद लड़कियां ऐसा करते। इस देश में हो रहा था और वैसी आवाजों को मीडिया शह दे रहा था।
इसीलिए गांव और गरीब के लिए खतरा है ये मीडिया। एक लिंच मॉब बना लिया है, बक्सा खोलकर बैठ जाता है और दहशत पैदा करता है। जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि इसके बाहर तो कोई तर्क नहीं है, इसके बाहर तो लोगों में संवेदना नहीं बची है और इसके बाहर तो लोग बचे नहीं हैं। लोग वैसे ही हो गए हैं जैसे ये बक्से में बैठे हुए लोग हैं। और ये लगातार हर दिन हर रात हो रहा है। तो इसके भीतर भी क्या हो रहा था कि मीडिया के भीतर भी लोग डरना शुरू कर दिए। पत्रकारों ने अपनी नौकरी बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, खबरें छोड़नी शुरू कर दी, खबरों तक पहुंचने का जो काम था वो छोड़ दिया उन्होंने और वाहवाही में लग गए। बड़े बड़े पत्रकारों का आप सवाल जाकर देख लीजिए। जब वो आम वाला सवाल आया, आता हूं उस पर बाद में, तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। दोनों का, अब एक हिंदी का शब्द है, मीडिया और डेमोक्रेसी में जो अब तक हमारी समझ रही है उसके बीच में अनन्य संबंध है दोनों में। हम इसी समझ को लेकर चलते हैं, अभिन्न, जो आप समझ लीजिए। और ये अनन्यता या अभिन्नता बनती कैसे है? सूचनाओं की प्रामाणिकता से, विश्वसनीयता से, उसकी साहसिकता से कि हम बोल सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं उस होटल का फोटो कि भाई आप तो यहां ठहरे थे, आप एयरपोर्ट में कैसे बता रहे हैं। लेकिन सब डर गए, नहीं किया गया उसको। तो 2014 के बाद से एक खेल हुआ कि उस अनन्य में से कई तरह के अन्य निकाले गए और कई तरह के अन्य को निकाल के वहीं पहुंचाना है जहां उन्हें कम्युनिस्ट कहा जा सके या मुसलमान कहा जा सके, या अब वो नया टर्म लेते हैं अर्बन नक्सल का, क्योंकि गांव के लोगों ने देख लिया कम्युनिस्ट तो बेचारे वैसे ही झंडा लेके घूमते रहते हैं, कुछ होता तो नहीं है इनसे, तो वो अर्बन नक्सल लेके आए ताकि इसे नया टर्म से कुछ भय पैदा हो। तो ये अदराइजेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो इस वजह से देखिए कितना खतरनाक खेल हुआ। और इसके 3 ठिकाने हुए मुख्य रूप से शुरू में चुने गए। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक जेएनयू और ये नया जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें दिलीप घोष साहब कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे बालाकोट जैसे। कमाल है भाई साहब, ये बम बारूद से ध्वस्त करने की सारी कल्पना यूनिवर्सिटी को लेकर ही है। और वो बोल गए और हमारे समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि उसके भीतर की लोकतांत्रिकता जो है वो इस तरह से खत्म कर दी गई इस मीडिया के जरिए कि उसको लगता है कि हम बोलेंगे तो बहुत बोलने में खतरा है। फिर एक दिन आप देखिए किस किस तरह के खेल हो रहे थे। एक एबीपी न्यूज चैनल है, उस पर अनाउंस होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा कोई फैसला करने वाले हैं, और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता हरे रंग में फैजाबाद, फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में अयोध्या। आप अयोध्या को भगवा ही लिख लो, लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहे हो तो आप खेल कर रहे हो। आप इस रंगों के जरिए आप अनन्य में से अन्य पैदा कर रहे हैं, और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एंटाइटलमेंट नहीं है। बोलेगा तो एनआरसी रजिस्टर का डर थमा देंगे उसको कि जाओ तुम जिंदगी भर रजिस्टर बनवाते रहो। हमारे ही अपने यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, कैसा लगेगा उनको रजिस्टर की लाइन में खड़ा देखकर, जिनको आप 3-3 पीढ़ियों से देखते आए, जिनके साथ स्कूलों में आप पढ़े हैं। कुछ शर्म बची होगी तो नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन इस एनआरसी का ऐलान ऐसा हो रहा है कि जैसे भारत को मतलब अब विश्व गुरु बनने के लिए यही एक आखिरी दरवाजा बचा हुआ है, यही काम सबसे पहले कर लो। रोज ऐलान हो रहा है। तो एक तरह से जो चैनल है, कभी भी भारत का जो मीडिया है इस तरह से चोरी छुपे रहा है। सांप्रदायिकता 92 के समय में अरविंद मोहन जी हैं यहाँ पर, वो लोग ज्यादा जानते हैं कि हिंदी के यूपी के अखबार टर्न ले रहे थे सांप्रदायिकता की तरफ, और अंग्रेजी में भी दबे छुपे था। लेकिन इस तरह से ऐलानिया तौर पर
भारत का मीडिया सांप्रदायिक नहीं था। जब मीडिया एलानिया तौर पर सांप्रदायिक हो जाए तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंकरों की भाषा, आप उस भाषा को कभी एनालिसिस कीजिए। ये पूरा एंटी वीमेन लैंग्वेज है, पैट्रियार्की का लैंग्वेज है जो चीख कर बोल रहा होता है। नेशन वांट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू नो। भाई कमाल है। तो वो भाषा को देखिए और उसके व्यवहार को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म, इसलिए कहता हूं भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है। हम सब ने इसको कई मोर्चे पर अर्जित किया है। दलितों ने अपने लिए एक अलग मोर्चे पर इसे अर्जित किया, अल्पसंख्यकों ने अर्जित किया, सब ने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़कर इस लोकतंत्र में कुछ ना कुछ अर्जित किया है। और उस सारे अर्जित लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये इनकी भाषा बदली है। जिस भाषा में हिंसा है, देह भाषा में भी हिंसा है। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको नजर नहीं आया, उनको लाइसेंस की बात नजर नहीं आई। ये जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का एनबीएस है उसको इसमें गलत नजर नहीं आया कि एक न्यूज चैनल का एडिटर जो है वो तलवार लेकर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये चुप्पी क्या कह रही है? या तो वो दौर आ गया जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, या उसके लाने की तैयारी हो रही है, आधी मील वो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसलिए आप देखिए कि किस तरह से ये एंकर लोग हरकत कर रहे हैं। घुड़सवार बन के आ जाएंगे जेएनयू के बाहर, कहेंगे आ गए हैं हम तलवार लेकर, और पगड़ी पहन लेंगे, कहेंगे कि हम छठी सदी को जेएनयू के हमला करके जिंदा करने वाले हैं। ऐसे ही वो हिस्ट्री को रिक्रिएट करते रहते हैं। तो जुबान सांप्रदायिक और पितृसत्तात्मक हो गई है, पेट्रियार्की हो गई है। एक क्राइसिस तो होता है, जैसे आप लोग यहां जमा हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं। लोग चाहिए ना दिखाने के लिए, टीआरपी चाहिए, ये सब चाहिए। तो उनके लिए भी आईटी सेल एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक तरह का एक दर्शक सिस्टम प्रोवाइड करता है जो समर्थकों को कहता है कि आप यही देखिए, ये मत देखिए। तो उनको भी एक सोशल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया गया उन एंकरों का कि तुम बाहुबली हो लेकिन डरने की बात नहीं है, हमारे देश में बाहुबलियों को इज्जत मिलती है। वो चुन सकते हैं कि इस टेलीविजन और अखबारों के जरिए आवाज उठाने वालों को जो सामान्य सवाल है, यही सवाल है ना कि आप कौन से होटल में नहीं रुके थे, कहां पैसा नहीं था, किस एयरपोर्ट पे आपको रात सोनी पड़ गई थी। तो ये सब सवाल तो कोई खतरा में नहीं है, इससे तो उनके 20 साल राज करने के सपने पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सब मासूम से सवाल है। लेकिन आप पूछ दीजिए तो कहेगा आप एंटी मोदी हैं, आप एंटी हिंदू हैं, आप एंटी इंडिया हैं। तो इस तरह से चीजें आपको बताई जाती हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो शनिवार की सुबह सिर्फ एएनआई वहां नहीं होता जहां राज्यपाल शपथ ले रहे थे, दिला रहे थे। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो आपको औपचारिक रूप से पता होता कि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। और आपको एक बेसिक बात पता होती कि इस इंटरव्यू को किस चैनल के क्रू ने रिकॉर्ड किया, कहां पर ये एडिट हुई, कुछ पता नहीं है। और एएनआई के जरिए इसे जारी किया जाता है, सभी चैनलों पर इसको दिखाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है तो वो दिखाना ही पड़ता है। दिखाने में वो बात नहीं, लेकिन ये बना कैसे, इस सवाल का आधिकारिक रूप से हम जवाब नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? एक तो वो इंटरव्यू ही इंसल्ट था भारत की जनता पर चुनाव के बीच में।
हल्के फुल्के नेताओं के इंटरव्यू होते रहते हैं, होते भी रहना चाहिए, तभी उसी में पता चलता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बीच चुनाव में, और उसको बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर क्लास है और इनको विपक्ष को क्लास लेना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस एंकर को यह पूछना चाहिए कि ये इंटरव्यू कहां से आ गया, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन लोग थे, तो इसीलिए अब ये मीडिया जो है वो डीप स्टेट का मीडिया है। और आप जानते हैं कि जो लोग डीप स्टेट के पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं। नजीब के बारे में तो कोई खबर नहीं है अभी आपकी यूनिवर्सिटी से, नहीं है ना। आप ही की यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब हुआ और आज तक पता नहीं चला। अगर यही कोई दूसरी बात होती तो ये मीडिया रोज हल्ला कर रहा होता, लेकिन नहीं करता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को समझिए, नए तरीके से इस मीडिया को देखिए। जो आप पहले इस तरह से देखते आए हैं वो एक तरीका अब नहीं है। और आप जिस तरह से जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को, और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। बाद में एंकर पूछता है। इसी फीस वाली घटना में मैं बता दूं कि एंकरों के ये सवाल थे कि 35-35 साल उम्र हो गई, ये अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। ये सवाल का बैकग्राउंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ सवाल था, और वो प्ली ले रहे थे कि जनता पूछ रही। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब वो लाइन में क्रॉस नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरह का ये पूरा प्रोवाइड किया जाता है इकोसिस्टम कि पब्लिक पूछ रही है कि 35 साल उम्र हो गई, ये रिसर्च कर रहे हैं। फिर 97 साल को नोबेल मिला तो क्यों ताली बजा रहे थे? नहीं बजाना चाहिए थी ताली। भाई रिसर्च तो पूरी जिंदगी होती है, इसका उम्र से क्या लेना देना है। और अगर आप पूरी जिंदगी रिसर्च नहीं करेंगे, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। मास्टर नहीं है कॉलेजों में, स्कूलों में। दिल्ली में भी देखिए 5,000 एडॉक टीचर की सैलरी रोक दी गई है, नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये हाल है। तो मैं अब खत्म करता हूं। तो एक तरह से इसी तरह से ये जो मीडिया है वो अन्यीकरण की तरफ आपको ले जा रहा है। पहले उसने, आपको याद ही होगा कि 6 दिसंबर को जो मणिशंकर अय्यर के घर बैठक हुई थी, उसको लेकर कितनी तरह की झूठ बोली गई थी। लेकिन बाद में जो चुनाव की रैलियों में बोला गया था, उसको चुपके से राज्यसभा में माफ़ी भी मांगी थी सरकार ने। लेकिन अब आप देखिए, आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खिंच जाए, तुरंत कहेगा कि जेएनयू वाला एंटी नेशनल हो गया। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल, रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। यही हुआ। देखिए क्या हो रहा था कि मीडिया जो था उसके दो तरह से इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए कि ये खुद भी डेमोक्रेटिक नहीं है, खुद भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें आदिवासी नहीं है, इसमें दलित नहीं है, इसमें आप महिलाएं हैं कुछ, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं है। और जितनी भी अच्छी महिला पत्रकार हैं वो सब अपने फ्रीलांस के तौर पर आप देखिए इस समय वो संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं वो सब। तो ये पूरा पेट्रियार्की का मीडिया, ये डेमोक्रेसी का काम कर ही नहीं सकता है, इसके समझ के बाहर की बात है। इसकी सोशल ट्रेनिंग जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, जो लोगों का वहां जमावड़ा होता है। अपवाद में जाइएगा तो सब अच्छा लगने लगेगा, लेकिन आप इसके प्रॉपर बिहेवियर के पैटर्न को देखिए तो खेल समझ में आता है इसका। और उसमें भी क्या हुआ कि जो देश भर से ब्यूरो बंद करके जो सारे रिपोर्टर पॉलिटिकल पार्टी के बीट पे लगा दिए गए। याद कीजिए 2014 के बाद से बीजेपी बीट से कोई बड़ी स्टोरी देखी है आपने? नहीं। महासचिव बदलने के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीयूष गोयल, आधे अधूरे जवाब दे रहे थे, तो किसी ने काउंटर ढंग से सवाल भी नहीं पूछा जो सवाल रिपोर्टर उठा रहा था। तो सारी बड़ी स्टोरी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के दायरे में अब नहीं आ रही है। वो कहीं कहीं से, इधर से उधर से, वायर से तो स्क्रोल से,
तो हफिंगटन पोस्ट नितिन सेठी के जरिए आ रही है, लेकिन जिसके पास रिपोर्टर की फौज है वहां रिपोर्टिंग बंद है। और आप अभी भी उस पर अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि एक बार सोच लीजिए, अगर सूचना मिलती है तो देखिए, नहीं तो वही पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दीजिए। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? हम सबको लगाना चाहिए और वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि लोगों के काम आए, उसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो जो पूरा मीडिया ने अपना पूरा स्ट्रेंथ दिल्ली में लगाया रायसीना हिल्स पे, और अब उसी स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं है। तो 4-5 एंकर बच गए हैं। 4-5 एंकर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, जो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से कि बताइए, इस मीडिया को आप डिफेंड कर सकते हैं क्या, जिसका एंकर तलवार लेकर अपने रिपोर्टर के साथ एक यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर रहा? तो ये हम इस दौर में आ गए हैं। विश्वसनीयता समाप्त हो गई है लेकिन उपयोगिता बची हुई है। तभी रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाता। अब दिन भर तो 5 साल से वही कर रहा था आपका नेशनल सिलेबस लेके। अब इनको भी शिकायत है क्योंकि इनको मालूम है कि खराब मीडिया एक दिन इनके रेपुटेशन को भी खत्म कर देगा। और आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई है उनके रेपुटेशन पे जो भी असर पड़ा, हालांकि चुनाव के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है, वो अलग बात है, वो इस खराब मीडिया के कारण हुई। हरकतें देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो अब समझ गए। अब जा रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। अब भी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाया जा रहा। तो ये विचित्र बात। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप नए तरीके से मीडिया के बारे में सोचिए। एक ही अच्छी बात है कि लोकतंत्र की जो सक्रियता होती है वो सिर्फ मीडिया आधारित नहीं होती है। ये भ्रम हो जाता है कई बार मीडिया को कि वो लोकतंत्र का टॉर्च बियरर है, लेकिन लोकतंत्र का टॉर्च बियरर कोई और होता है। सुनील जी जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं। और ये तारीफ की बात है कि इतने हमले के बावजूद आप लोग उठ खड़े होते हैं। कमाल के लोग हैं, क्या लोग हैं। तो इसी तरह से हमारा लोकतंत्र इन्हीं जगहों पर वाइब्रेंट लगता है। देहरादून के छात्रों को देखिए, आयुर्वेदिक के छात्र हैं बेचारे, अकेले लड़ रहे हैं और वो 1000-1200 की संख्या में छात्र हैं। उनको एक तरह से गुलाम की तरफ फीस वृद्धि ला दी गई है, रेट्रोस्पेक्टिव फीस वसूली। तो ऐसा कभी सुना था आपने कि 4th ईयर में फीस बढ़ेगा तो डिफरेंस पहले साल से लिया जाएगा? और वो आयुर्वेदिक के छात्र हैं, जिस आयुर्वेदिक को लेकर भारतीय परंपरा और क्या क्या ढोंग करते हैं लोग। लेकिन उन लड़कों और लड़कियों का लाजवाब है। सलाम भेजना चाहिए आप लोगों को भी कि 45 दिन हो गए और वो देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ठीक है कि इसी वक्त में मगध यूनिवर्सिटी में भी 5 लाख ऐसे छात्र हैं जिनका 3 साल का बीए 6 साल में हो रहा है और वो सुगबुगा भी नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो नागरिक बनना नहीं चाहते हैं कि जैसे नागरिक बनेंगे तो दहेज लेने का राइट छोड़ना पड़ेगा, औरतों के साथ बराबरी पे खड़ा रहना पड़ेगा, जात का राइट छोड़ना पड़ेगा। तो अभी फंसे हुए हैं उसमें। तो हमको लिखते हैं कि आप मगध यूनिवर्सिटी के बारे में कब सोचेंगे? तो हम क्या क्या सोचें? मेरे पास तो जहाज भी नहीं है कि मैं रात में वहीं सो लूं और फिर अगले दिन मैं उसमें चला जाऊं। घर जाना पड़ता है दोस्तों। तो मैं ये खत्म कर रहा हूं कि यही अच्छी बात है कि लोकतंत्र वैल्यू दुनिया के कई देशों में खत्म हो गया, भारत में बचा हुआ है, कहीं कहीं बचा हुआ है, किसी किसी तरीके से बचा हुआ है।
वो भले ही शपथ ग्रहण समारोह में ना दिखे, किसी सरकार के मंत्री के काम में ना दिखे, लेकिन आप लोगों के नारों में दिख जाता है। और ये बहुत सुंदर बात है कि हिंदुस्तान का नौजवान इस बात को समझता है कि राजनीतिक पसंद एक चीज़ है और मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक चीज अलग चीज़ है। हम वतन हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार करना, गले लगाना सीखिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, और वो लोग भी जो आपको गालियां देते हैं उनको भी माफ़ कर दीजिए, जो तलवार उठाया है उसको भी माफ़ कर दीजिए। गांधी जी होते तो यही करते। लेकिन ठीक है, ये दुख की बात है कि वो गोडसे को ट्रेंड करा दे रहे हैं और उनमें से कई ट्रेंड कराने वालों को सरकार के मंत्री फॉलो करते हैं। दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। वाइब्रेंट मीडिया होता तो पूछता कि सर आप अपना फॉलोअर का जरा चेक कर लीजिए, गलती से कहीं आपने कर लिया होगा, हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, गलती से भी कई बार हो जाता है, बाद में आदमी निकल गया, बदल गया, उस टाइप से। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे लोकतंत्र की सक्रियता जो है वो अलग अलग चीज़ों से बनी रहेगी। जब लगेगा कि न्यायपालिका झुक गई है, लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए कोर्ट के झुक जाने से इतना मत डरा कीजिए, देखा कीजिए कि लोग कहाँ खड़े हैं, वहाँ जाकर खड़े हो जाया कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।